एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत की कहां से प्रारंभ होता है, ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में देखी। हमने देखा कि कैसे अरब प्रायद्वीप पर जो है एक बच्चे का जन्म हुआ होगा और एक बच्चा वो धीरे धीरे इतना बड़ा धर्म का प्रवर्तक बना होगा कि उसने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। हमने देखा कि 570 एडी में जाकर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे हमने पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जाना। और धीरे धीरे उसने अपने कठिन परिश्रमों से जो है 610 एडी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ हमने देखा किस तरीके से उन्होंने अपने ज्ञान को अपने ही जो है प्रायद्वीप से बढ़ाकर जो है अन्य प्रायद्वीपों की तरफ को भी फैलाया होगा। धीरे धीरे हमने देखा कि 712 एडी में जाकर लगभग 100 वर्ष बाद जाकर एक ऐसी घटना हमारे सामने देखने को मिलती है जो अरब प्रायद्वीप के लोग जो थे, जो भारत के साथ व्यापार किया करते थे, उन व्यापार में कुछ कमी देखने को मिली। कुछ कारण थे, वो कारण हमने कल के वीडियो में देखे कि किस प्रकार अल हजाज के 8 पानी वाले जहाज जिसमें वो अपने जो है माल को लाद कर भारत में आकर व्यापार किया करता था, और उस व्यापार वाले जहाजों से ही भारत से जो है चंदन की लकड़ी और मसाले लेकर जाया करता था, उन्हें लूट लिया गया। उसके साथ साथ कल ही के वीडियो में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार उसने सबसे पहले 2711 में असफल आक्रमण किए, जिसमें हमने आपको उबैदुल्ला और बुदैक के दोनों असफल आक्रमण बताए। और उसके साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार उसने 712 एडी में अपने ही जो है सगे भतीजे या सगे दामाद को भारत में राजा दाहिर के विरुद्ध जो है हिंदू शासक राजा दाहिर, जिसके पिता का नाम कल हमने अपने वीडियो में बताया राजा चच, जिसकी एक पुस्तक भी हमने बताई जो फारसी ग्रंथ था चचनामा, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत पर सबसे पहले अरबवासियों ने आक्रमण किया था। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी। हमने देखा किस प्रकार उसने जो है एक 17 वर्ष के नवयुवक ने राजा दाहिर को मारा होगा, और राजा दाहिर को मारने के बाद उसके बेटे ने भी जो है वही इस्लाम धर्म अपना लिया होगा। किस प्रकार उसके बेटे ने एक बार बेवकूफी दिखाई, बेवकूफी दिखाने के बाद वो अपनी राजधानी ब्राह्मणाबाद को जो है सुरक्षित करने चला गया और माता को जो है वही मरते हुए छोड़ गया। जिस प्रकार माँ ने सबसे पहले वहां पर जौहर प्रथा अपनाई थी। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी। अगर आज की बात करें, आज के वीडियो में अगर आगे की ओर देखें तो हमें देखेंगे कि किस प्रकार जो है राष्ट्रकूट, प्रतिहार और गुर्जर चालुक्य वंशों ने इसे जो है भारत में आगे की ओर कदम बढ़ाने नहीं दिया होगा, और उस प्रकार जो है मोहम्मद बिन कासिम पुनः वापस लौट गया होगा। वापस लौटने के दो कारण बताते हैं। एक कारण ये बताया जाता है कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुर्जर चालुक्य वंश जो थे वो इतने भारत में प्रभावी वंश हुआ करते थे कि भारत में और किसी मतलब आक्रमणकारी का जो है भारत में रहना मुश्किल कर दिया करते थे। एक कारण ये बताया जाता है, और दूसरा कारण बताया जाता है कि इसके जो ससुर थे जिनका नाम अल हजाज था, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्होंने इसे वापस बुला लिया। अब इतिहास जो कहता है उसे हमने दोनों कहानी आपको सुना दी। इसके बाद आज आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था 710 एडी तक की हमने बात कर ली थी। इसके बाद 712 एडी में हमने इसके आक्रमण के बारे में बात करी। हमने देखा कि इसी आक्रमण में हमें जजिया कर देखने को मिलता है। जजिया कर के साथ साथ जौहर प्रथा देखने को मिलती है। नवयुवकों की जो है आत्महत्या देखने को मिलती है, हत्याएं देखने को मिलती है। इसके 200 वर्षों के बाद जो है एक नया वंश का जो है प्रारंभ होगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐसा वंश जो इतिहास में सबसे ज्यादा गिना जाता है, सबसे ज्यादा आक्रमण के बारे में गिना जाएगा। सबसे पहला आक्रमण कल हमने देखा, कल करा था, हमने देखा कि कैसे कैसे अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया होगा, और आज देखेंगे अरब वासियों के बजाय अब करेंगे तुर्की आक्रमण। तो सबसे पहले हमने कल अरब वासियों का आक्रमण हमने अपने कल के वीडियो में देख लिया, और आज बात करेंगे हम तुर्की आक्रमणों के बारे में। और तुर्की आक्रमण में सबसे पहले अगर आक्रमण की बात करें कौन सा वंश आएगा हमारे यहाँ, तो बात करेंगे हम किसकी, यामनी वंश। यामनी वंश की बात करेंगे। यामनी वंश के साथ साथ हम गजनी वंश करके बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। अगर नाम की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा आपको यामिनी वंश, तो आपको ध्यान रखेंगे कि हमारे सर ने एक तो यामिनी वंश करके इसका नाम बोला, यामिनी वंश। ठीक, इसी को हमने गजनी भी बोला है। गजनी वंश के बारे में भी बात कर देंगे। गजनी वंश के साथ साथ ऐसा गजनवी वंश भी बोलेंगे। अभी हम गजनवी वंश के बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे कैसे नाम पड़ा होगा, जब कहानी आप सुनना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी कि कैसे कैसे सर ने हमें बताया यामिनी का अर्थ क्या था। यामिनी के साथ साथ गजनवी वंश को पढ़ा होगा, इसी से ही जुड़ के हम महमूद गजनवी वंश करके भी बोल देंगे। ठीक, हमने ये कहा कि जब 572 ईस्वी तक हमने पढ़ लिया था, 570 ईस्वी हमने देखा पैगंबर मोहम्मद साहब आए। उसके बाद देखा 100 वर्ष बाद जो है जाके देखा हमने कि किस प्रकार जो है 712 एडी में जाके इस तरीके से हमें देखने को मिला अल हजाज वगैरह ने आक्रमण करवाया होगा। 200 वर्ष बीतने के बाद अफगानिस्तान में ही एक छोटा सा राज्य स्वतंत्र हुआ। एक छोटा सा राज्य स्वतंत्र हुआ जिसका नाम गजनी था। उस क्षेत्र का नाम गजनी था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखेंगे कि जो कहानी सर सुना रहे हैं, अब सुना रहे हैं लगभग 900 प्लस एडी की बात चल रही है यहाँ पर। और सर ने हमारे क्या बताया कि अफगानिस्तान का क्षेत्र था। कहाँ का क्षेत्र था? अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान का क्षेत्र था, और क्षेत्र में भी क्या नाम बताया सर ने? क्षेत्र बताया गजनी नाम का क्षेत्र रहा होगा। वो जो क्षेत्र आजाद हो गया अपने आप, ठीक है, उसने अपने आप को क्या करा? स्वतंत्र माना। और जितनी भी वहां पे मैंने कहा कि छोटे छोटे राजा या छोटे छोटे वंश जो भी धीरे धीरे सल्तनत पे बैठा करते होंगे, तो उनसे उसने अपने आप को आजाद मान लिया। तो सबसे पहले आजाद होने वाला अगर बात करें 900 प्लस एडी की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र था? गजनी वंश था। ठीक, गजनी नाम का एक क्षेत्र था, या राजधानी वहां की कह सकते हैं हम उसे। ठीक, वहां पर ना एक तुर्की शासक बैठा करता था। ठीक, गजनबी की बात हो रही है, तुर्की शासक बैठा करता था गजनबी में। ठीक है, गजनी में एक तुर्की शासक था। अब तुर्की शासक की बात करें, कौन था ये तुर्की शासक? उसका क्या नाम था? उसका नाम था अल्पतगीन, या अल्पतगीन करके पढ़ लेते हैं, अल्पतगीन। ये तुर्की शासक बैठा करता था यहाँ पर। ठीक, इसी का एक दास था जिसका नाम था, अगर दास के बारे में भी मैं आपको अभी हाथ क्या बता दे रहा हूँ, ये दास भी रहा है और इसी का दामाद रहा है। क्यों नाम बताया? क्योंकि दोनों के नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे आया है पहले, क्योंकि छोटा आ सबसे पहले आता है, और अगर इसके दामाद की बात करें तो उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। चलिए, इन दोनों की कहानियों के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि तुर्की शासक के बारे में बात करी। कौन सा था तुर्की शासक? कौन से? अल्पतगीन है। कहां पर है? कहां पर बताया मैंने आपको? गजनी में है। और गजनी कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में। ये इसकी का दामाद है। इसने क्या करा? ये शासक रहा होगा। शासक रहने के बाद जो है इसने अपने दामाद, इसका दामाद है सुबुक्तगीन, इसकी मृत्यु जो होगी, अल्पतगीन की मृत्यु हुई है 977 एडी में। 977 एडी में जब इसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद जो है सुबुक्तगीन यहाँ का शासक बन जाएगा। 977 एडी में ही जाकर क्या बनेगा? ये शासक बन जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखनी है। ठीक, यहाँ का ये शासक बन जाएगा 977 एडी में जाकर। ठीक, इसकी मृत्यु के बाद इसने क्या सोचा? इसने सोचा कि क्यों ना जो है मैं शासक बन गया हूँ, शासक बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र का विस्तार करूं। मैं क्षेत्र का विस्तार करूं, विस्तार करने के बाद अपने क्षेत्र को कहां बढ़ाऊं? अपने अफगानिस्तान से जो है, अफगानिस्तान भी पहले भारत का ही इलाका हुआ करता था, उस क्षेत्र से आगे बढ़ता हुआ आया ये पंजाब की तरफ को। और कौन सा पंजाब की बात करें? पंजाब वो पंजाब जो पाकिस्तान में है एट प्रेजेंट में, जिसे हम पेशावर के नाम से भी बोलते हैं। तो पेशावर के क्षेत्र की तरफ को बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, हमने देखा तुर्की शासक, सबसे पहला तुर्की शासक कौन था? अल्पतगीन था, जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं अपने यहाँ। बट इसने कुछ नहीं करा है। इसकी मृत्यु 977 एडी में हो गई है, और मृत्यु होने के बाद इसका दामाद जो था, जो उसका दास था सुबुक्तगीन, वो वहां का शासक बनेगा। और ये क्षेत्र विस्तार के लिए सबसे पहले आक्रमण करेगा, भारत की तरफ को बढ़ेगा क्षेत्र विस्तार के लिए। और क्षेत्र विस्तार में मैंने आपको बताया, क्षेत्र विस्तार के लिए बढ़ा। और कहां बढ़ा? जो वर्तमान में मैंने कहा पेशावर का इलाका लगता है, ये पाकिस्तान में पड़ेगा, जिसे हम पंजाब उस समय बोला करते थे। ठीक है, पंजाब, पेशावर। और ये यहाँ पर जो आक्रमण करेगा, ये करेगा जयपाल के ऊपर आक्रमण करेगा। सबसे पहले इसने जो आक्रमण करा है वो जयपाल पर आक्रमण किया है। ये हिंदू शाही राजा होगा, इस पर इसने तुर्की आक्रमण किया। तो आपसे पूछते सबसे पहला तुर्की आक्रमण किसके खिलाफ हुआ? तो आप बताएंगे जयपाल के खिलाफ हुआ। कहां पे हुआ? आज जो है पेशावर पाकिस्तान बोला जाएगा। वैसे वर्तमान में अगर उस समय की स्थिति देखी जाए तो आप बताएंगे कि ये भारत का इलाका रहा होगा, पंजाब का। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए इसके बारे में सुनेंगे। इसने ना क्या करा होगा? किसकी बात करिए हमने? सुबुक्तगीन की। सुबुक्तगीन ने पेशावर के पंजाब पर जो आक्रमण करा, वहां का राजा कौन था? जयपाल था। जयपाल की इसने बेइज्जती कर दी। अब बेइज्जती कैसे करी होगी? इसने धीरे धीरे ना आगे को बढ़ा, बढ़ने के बाद डायरेक्ट महल पर ही धावा बोल दिया, और महल को जो है अपने कब्जे में ले लिया। और महल को जब कब्जे में ले लिया होगा, तो इसने क्या करा? जितने भी जो राजा महाराजा, जितने भी जो है मैंने कहा मोती, हीरे जवाहरात, जेवर वगैरह पहनते होंगे, या उनकी रानियां पहनते होंगे, उनके महल में रहने वाले लोग पहनते होंगे, उन सबकी ना ये सारे के सारे जेवर लूट कर ले गया। और सारे के सारे जेवर लूट के ले गया होगा। तो कौन लेकर गया? तो आप ये ध्यान रखेंगे, सुबुक्तगीन ने पहला आक्रमण करा है। पहला आक्रमण किसने करा? तुर्की आक्रमण हुआ है। केवल इसने लूटा, और लूटने के बाद जो है इनकी जितनी भी मालाएं वगैरह हुआ करती थी, जेवर जेवरात वगैरह हुआ करते थे, वो लूट कर ये वापस लौट गया। इसने किसी भी तरीके से वहां पर जो है अपना अधिकार नहीं जमाया। केवल जो धन वगैरह लूटना था सर लूटा, और लूटने के बाद ये वापस चला गया। और जब ये वापस चला जाएगा, तो वापस चलने के बाद आप ये ध्यान रखेंगे, इसने सुबुक्तगीन ने भारत पर केवल एक ही आक्रमण किया है, कोई दूसरा आक्रमण नहीं किया है। इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा बैठेगा। इसका बेटे का नाम होगा इस्माइल। इस्माइल शासक बनेगा। जैसे ही इस्माइल शासक बनेगा, तो इसके एक दूसरा बेटा जो है, जिसका नाम हम जब खूब पढ़ेंगे, इसके दूसरे बेटे को पता चलेगी कि मेरा बड़ा भाई इस्माइल जो है गद्दी पर बैठ चुका है। और गद्दी पर बैठने के बाद ये वहां से आएगा इसका दूसरा बेटा, जिसका नाम है महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी ने क्या करा? इसे इस्माइल को बंदी बना लिया। क्या नाम है इसका? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने इसे क्या करा? बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद
क्या करा, बंदी बनाने के बाद ये गद्दी पर बैठ गया खुद। और गद्दी पर बैठने से पहले कभी कभी किताबों में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि महमूद गजनबी कहाँ का शासक था, तो आप बताएंगे ये खुरासान का शासक था। ये खुरासान की गद्दी को छोड़कर कहाँ आया, उस इलाके में आ गया जहां पे इसके पिता बैठा करते थे, जिनका नाम सुबुक्तगीन था। गद्दी पर बैठ जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने किसे बंदी बनाया, अपने सगे भाई को बंदी बनाया, जिसका नाम क्या था, इस्माइल था। ठीक, तो कभी कभी आप कंफ्यूज ना हो, आपसे पूछ रहे सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो आपको ध्यान रखना इस्माइल बैठा है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करेंगे, महमूद गजनबी को लगा के चला आएंगे और वहां पे गलती हो जाती है। ठीक, अब ये भारत पर पहला सफल तुर्की आक्रमण करेगा ये। अभी देखो मैंने क्या कहा आपसे, इसके पिता ने करा था, किसने, सुबुक्तगीन ने करा था। अब सुबुक्तगीन के बाद ये करेगा, कौन करेगा, महमूद गजनबी की बात। अब ये पहला सफल आक्रमण अगर आपसे पूछ ले तो सफल आक्रमण में आप बताएंगे कि जिसने लूटा है, लूटने के बाद जो है खूब ज्यादा जो है हत्याएं करेगा। अब ये तो सबसे पहला सफल आक्रमण अगर करेगा तो कौन करेगा, महमूद गजनबी करेगा। और किसके खिलाफ करेगा, ये भी सुन ले आप ध्यान से, महमूद गजनबी भी सेम उसी के खिलाफ करेगा जिसके खिलाफ इसके पिता ने करा था। ठीक, इससे पहले अगर आपको मैं थोड़ी सी और बात बता दूं, जी भारत में जब आक्रमण करने आते होंगे तो आने से पहले किसी ना किसी से ना एक बार जो है राय जरूर लिया करते होंगे। एक बार सलाह लेना हो गया, राय लेना हो गया, परमिशन लेना हो गया कि हम भारत की तरफ को अपने क्षेत्र विस्तार में ये लूट के लिए पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब लूट का अगर कारण पूछा जाए तो कल की वीडियो में भी, कल के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, ये वहां के जो देश हुआ करते थे उस समय, हमने अरब की तरफ की जो कंट्रीज बताई वो बिल्कुल इस तरीके से हुआ करते थे, उन पर कुछ नहीं था। और भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्यों, क्योंकि भारत की मिट्टी जो थी बहुत उपजाऊ थी। आज भी भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, भारत पर हर तरीके की खेती कर सकते हैं हम लोग। भारत के जो है लोग इतने मेहनती हुआ करते थे कि कुछ ही समय में जाके वो पुनः उतनी ही चीजों को इकट्ठा कर लिया करते थे जितना ही लूट के ले जाया करते थे, उनसे अधिक ही इकट्ठा कर लिया करते थे। खूब सारा सोना निकला करता था हमारी मिट्टी में से। और ये क्या किया करते थे, भारत में जो है खूब मंदिर मिला करते थे। हमने कहा भगवान नाम की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा देखने को मिली और भगवानों की प्रतिमा देखने को मिली। एक एक मंदिर में इतना इतना सोना मिलता था, इन्हें तो लूटने आया करते थे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल भूखे रहा करते थे, वहां पर इन्हें कुछ नहीं देखने को मिलता था। इनकी मिट्टी क्या थी, रेतीली मिट्टी हुआ करती थी। उसके साथ साथ इन्हें क्या मिला करता था, तेल वगैरह देखने को मिला करता था। और उस समय तेल का कोई उपयोग नहीं था। तेल का उपयोग में मैं आपसे अगर कहूं क्यों नहीं था उपयोग, क्योंकि पहले बैलगाड़ी वगैरह, घोड़े वगैरह चला करते थे, उसमें तेल का क्या उपयोग है। आज के समय में जाके तेल का उपयोग बहुत तेजी से हुआ, इस वजह से वो कंट्रियां एकदम तेजी से डेवलप कर गई और हमारी कंट्रियां पीछे होती चली गई धीरे धीरे। इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे। तो ये कहते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे कि जो भारत में जो आया है तो वो किसकी जो है परमिशन से आया है, तो परमिशन ली है इसने खलीफा की। और खलीफा कौन था वहां का, तो आप बताएंगे अल कादिर बिल्लाह नाम का खलीफा था, उससे इसने जो है परमिशन ली है। तो खलीफा का नाम पूछ ले आपसे तो खलीफा के बारे में आप बता देंगे। अब खलीफा हमारे सर ने बताया था, क्या नाम बताया था, अल कादिर बिल्लाह करके बता देंगे आप कि इससे परमिशन लेकर आएगा ये। देखिए जब इससे परमिशन लेकर आएगा ना तो ये देखेंगे अल कादिर बिल्लाह ना इसे दो उपाधियां भी देगा। इसे दो उपाधियां देगा, एक तो देगा यामनी उर दौला। ठीक, इसे दो उपाधि दी गई हैं, आपसे पूछी जाएगी किसने दी, खलीफा ने दी है, अल कादिर बिल्लाह ने दी है। कौन कौन सी उपाधि दी है, अगर पहली बात करें यामीन उर दौला करके बोलेंगे आप। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाएगा यामीन उर दौला दी है, जब मैंने देखा था केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो यामीन उर्दौला का जो है अर्थ पूछा जा सकता है कि यामीन उर्दौला का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ। एक दूसरी उपाधि देगा ऐसे ही, क्या उपाधि देगा, यामीन उर मिलात। अब इसका भी अर्थ पूछा जा सकता है, यामीन उर मिलात का अर्थ क्या है, जैसे आपने कहा यामीन उर्दौला का है, ऐसे यामीन उर मिलात का भी अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संस्थापक। क्या है, मुस्लिमों का संस्थापक। मुस्लिमों का संस्थापक। एक बात आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यामनी उर्दौला या यामनी उर मिलात किसकी उपाधियां हैं, तो आप बता देंगे महमूद गजनबी की है। और किसने दी है इसे, खलीफा ने दी है। खलीफा कौन था, अल कादिर बिल्लाह था। किसकी परमिशन से भारत की तरफ को बढ़ा होगा, अल कादिर बिल्लाह की परमिशन से जो भारत की तरफ को बढ़ा होगा। ठीक है, ये बेटा पहला ऐसा शासक था। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पहला शासक है जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण की है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भी ये पहला शासक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, किसका नाम बताया आपको मैंने, महमूद गजनबी। ठीक है, ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है, सुल्तान।
सुल्तान की उपाधि इसे ही दी गई है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, जो है उपाधियां भी पूछी गई हैं और जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था ये भी पूछा गया है आपसे। सर हेनरी इलियट के अनुसार अगर हम बात करें, सर हेनरी इलियट ने बताया है हमें, जो किताब लिखी है उन्होंने, उनके अनुसार भारत पर इसने 17 आक्रमण किए हैं। इसके अनुसार आपसे पूछेगा कि महमूद गजनबी ने 17 आक्रमण किए, ये बात किसने कही है? या सर हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर जो है किस राजा ने 17 बार आक्रमण किए हैं, किस सुल्तान ने 17 बार आक्रमण किए हैं? तो आप तुरंत बता देंगे सर हेनरी इलियट के अनुसार की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर हेनरी इलियट लिख दे रहा हूँ। आप जब नोट्स बनाएं तो सही सही करके बना लेंगे, सर हेनरी इलियट के अनुसार कितनी बार किए? 17 बार आक्रमण किया है भारत पर इसने। ठीक है, 8 पॉइंट मैं समझता हूं आपको याद हो गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि पहला इसने आक्रमण जो किया भारत ने जब बड़ा होगा तो आक्रमण किसके खिलाफ किया? जिसके खिलाफ इसके पिताजी ने किया था, सुबुक्कीन ने जब किया था, किसके खिलाफ किया था? पेशावर पंजाब में किया था, जयपाल के खिलाफ, और जयपाल के खिलाफ ही ये भी करेगा। ठीक है, इनका उद्देश्य भी कुछ हुआ करता था, आपसे पूछेंगे उद्देश्य क्या थे इनके। तो उद्देश्य इसका जो था महमूद गजनबी का धन को लूटना था, पहला उद्देश्य लिख लेना आप। आपसे पूछा जाएगा कि इसका महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? धन को लूटना। अभी अभी मैंने बताया कि वहां की भूमि जो थी बंजर भूमि हुआ करती थी, वहां पे कुछ नहीं हुआ करता था, केवल रेती रेत हुआ करती थी, इसलिए भारत से जो है ये धन लूटा करते थे, बहुत ज्यादा सोना चांदी लूट के लेके जाया करते थे। अपने जो देश थे इनके, जैसे कि मैंने कहा मध्य एशिया के जो शासक रहे थे, उससे शासन को मजबूत बनाना हुआ करता था। तो आपसे पूछा जाएगा मध्य एशिया के शासन को मजबूत बनाना भी इनका उद्देश्य है पहला। दूसरा उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, धन को लूटना है इनका। इसके साथ साथ ये क्या किया करते थे? अपने साम्राज्य का विस्तार करना इनका कोई उद्देश्य नहीं रहा है, ये भी ध्यान रखना। साम्राज्य का विस्तार इनका उद्देश्य नहीं रहा है, इनका उद्देश्य केवल धन को लूटना रहा है। और धन को लूटने के साथ साथ अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये रहा करते थे, वहां के शासन को मजबूत बनाना रहा है। ठीक, अब इनके युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। इसने कौन कौन से हमारे भारत में आके युद्ध करे हैं और कितने खतरनाक युद्ध करे होंगे, उनकी कहानियों के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर बात करें पहले युद्ध के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया गजनबी ने जो पहला आक्रमण किया है वो जयपाल के खिलाफ किया है। अब जो जयपाल कहाँ पे बैठे हुए हैं, अब देखिए बात करेंगे। नवा नंबर हम आपसे बात कर देते हैं, यहीं पे बात कर रहा हूँ। गजनबी ने पहला आक्रमण अब जो भारत में आके करेगा, तो जहां इसके पिता ने किया था उसी पे किया है, जयपाल पर किया इसने। और जयपाल पर जो किया होगा ये किया है सिंध पर आक्रमण किया है। सबसे पहला आक्रमण सिंध में बैठा हुआ था। जब ये जयपाल पर आक्रमण करेगा तो गजनबी भी जयपाल को बहुत आसानी से हरा देगा। और इस जयपाल अब 2 बार हार गया, एक बार तो इसके पिता से हार गया, एक बार उसके बेटे से हार गया। और हारने के बाद ये इतनी अपने आप में गिल्टी महसूस करेगा, शर्म महसूस करेगा कि अपनी आत्महत्या कर लेगा। और आत्महत्या जब करेगा तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी में कूदकर इसने आत्महत्या करी, तो आप बताएंगे बेहिंद नदी में इसने जो है आत्महत्या करी है। कहां करी है? बेहिंद नदी, बेहिंद नदी में कूदकर इसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने का मतलब मैंने बता दिया क्यों करी होगी, क्योंकि ये 2 बार हार चुका। क्या एक बताइए, दूर से, बहुत दूर से जो है अपने घोड़ों पे लद के जो लोग आते हैं, शासक आते हैं, और वहां के राजा को जो बैठा हुआ है उसके घर में हरा कर चले जाते हैं। इस वजह से इसने क्या करा? आत्महत्या कर ली। और ये पहला आक्रमण के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 1000 ईस्वी के आसपास का इसका आक्रमण रहा है। ठीक, पहली बात ध्यान रखेंगे। तो गजनबी का पहला आक्रमण किसके खिलाफ है? बुसी के खिलाफ है, जिसके खिलाफ उसके पिता ने आक्रमण करा था। पिता पहले इसे लूट के ले गए थे, इसने भी इसे आके लूटा है। लूटने के बाद इसे आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इसने बहुत शर्मिंदगी हो गई कि मैं जो है 2 बार हार चुका अपने ही प्रजा के सामने। एक बाहरी लुटेरा आता है, लुटेरा आने के बाद जो है हमें लूट के भी ले जाता है, लूटने के साथ साथ हमें शर्मिंदगी करके जाता है। इसके बाद दूसरे आक्रमण के बारे में बात करें। दूसरा आक्रमण, अगर जो मैं आपको केवल इंपोर्टेंट आक्रमण समझा रहा हूँ, 7-8 आक्रमण जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वही आक्रमण आपके बारे में समझा रहा हूँ, जो इसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े आक्रमण आए, जिसमें बहुत ज्यादा इसने जो है किसी न किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ठीक, दूसरा अगर आक्रमण की बात करें 10वें पॉइंट में, गजनबी ने जो करा है, अब गजनबी करेगा, देखिए अभी तो करा था सिंध पर, अब करेगा गजनबी। राज्यपाल नाम का एक राजा होगा, और ये राज्यपाल जो है ये पंजाब का राजा है, और पंजाब के राजा पे आक्रमण करेगा, और आक्रमण करने के बाद ये उसे हरा देगा। और हरा देने के बाद वहां पर जो है अपना ना एक तरीके से पूरा अधिकार जमा लेगा, और अधिकार जमाने के बाद वहां पर ये सिक्का चलवाएगा। सिक्के का नाम होगा दिरहम नामक सिक्का। तो ध्यान रखेंगे कौन सा सिक्का चलवाया? इसने दिरहम चलाया। और दिरहम का कभी कभी ना आपसे वजन पूछ लेता है, तो आप बताएंगे 56 ग्रेन वजन था। कितना था? आपसे पूछे कि दिरहम नाम का सिक्का जो है, या 56 ग्रेन का सिक्का किसने चलाया, या गजनबी ने कौन सी विजय पर चलाया? पंजाब विजय पर चलाया है। उसका राजा कौन था? राज्यपाल था। यहाँ पर इसने क्या चलाया? दिरहम नाम का सिक्का चलाया। मैं आपको लिख देता हूँ दिरहम सिक्का।
और इसका वजन अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 56 ग्रेन बताया था हमारे सर ने। ये पूछा गया है पेपर में, यूपीएससी में देखने को मिला है एक बार। आगे की बात करेंगे। 10वां पॉइंट हो गया। 10वें पॉइंट के बाद 11वें पॉइंट की तरफ को बढ़ेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया होगा। ये हर साल तो आक्रमण किया नहीं करते थे, ये वाला मैंने बता दिया 1000 में किया है, उसके बाद 1001 में किया है। धीरे धीरे छोटे छोटे आक्रमण और भी किए होंगे। आक्रमण करने के बाद जो सबसे बड़ा आक्रमण अगर हमें सुनने को मिलता है तो देखिए, अभी मैंने आपसे कहा जयपाल का 2 बार नाम आ गया। एक बार इसने जयपाल का बेटा जब राज्य कर रहा होगा, धीरे धीरे उसने जो है क्या करा होगा, सल्तनत को आगे बढ़ाया होगा, पैसा इकट्ठा किया होगा, तब जो उसके बेटे पर भी आक्रमण करेगा। और बेटे पर जो आक्रमण पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखेंगे 1008 से 1009 के बीच में गजनबी ने आक्रमण किया है। और इसके बेटे का नाम था, जो मैंने बताया जयपाल, जयपाल के बेटे का नाम था आनंदपाल। आनंदपाल पर आक्रमण हुआ है। ठीक है, तो गजनबी का, गजनबी और किसका, आनंदपाल। और आनंदपाल किसका पुत्र है, मैंने आपको बता दिया जयपाल का पुत्र है। और जयपाल का पुत्र है, कब आक्रमण किया है, 1008 से 1009 के बीच में ये आक्रमण हुआ है। इसमें भी इसका बेटा भी हार जाएगा। दोनों पुश्ते हारी हैं, एक भी नहीं जीत पाई है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। इतना कहानी आपको जो है बहुत ध्यान से याद कर लेनी है, ये पेपर में पूछी जाती है आपको। इसी तरीके से बताता जा रहा हूं जिस प्रकार जो है आपको याद हो जाए। जब इसने आनंदपाल को हराया होगा तो ये इतना गुस्से में आ चुका था महमूद गजनबी कि इसने धन लूटने के साथ साथ मूर्तियों को तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। तब आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इसने कौन से युद्ध के बाद जो है मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया है, तो आप बताएंगे 1008 से 1009 के बीच में जो इसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर जब आक्रमण किया होगा तो ये इतना गुस्से में आ गया था उस समय कि इसने मंदिर तोड़ना स्टार्ट कर दिए, मूर्तियां तोड़ना स्टार्ट कर दी इस समय आके। ठीक है, इस वजह से आप ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध में लिख दे रहा हूं मैं आपको, मूर्ति तोड़ी है इसने, मूर्ति तोड़ी है, तो इस वजह से मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस शासक को मूर्ति भंजक बोला जाता है, तो आप मूर्ति भंजक का नाम तुरंत ध्यान रखेंगे, किसे बोला गया है, महमूद गजनबी को बोला गया है। मूर्ति भंजक कब बोला गया उसका कारण मैंने बता दिया। मूर्ति भंजक को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है बुत शिकन। आपसे पूछा जा सकता है बुत शिकन का अर्थ क्या है, मूर्ति भंजक है बुत शिकन। ठीक है, ये बात भी आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 1008 वाले युद्ध में समझ गए, मंदिर तोड़ने के बारे में हमने बात समझ ली। इसके बाद धीरे धीरे इसने और आक्रमण किए होंगे। एक आक्रमण बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, मैं आपको बता देता हूं, लगभग 12वां पॉइंट करके लेते हैं। 1018 से 1019 के बीच में ना एक आक्रमण किया इसने, 1019 के बीच में। जब जब भारत की तरफ को बढ़ा होगा, भारत में ना इधर बढ़ा जब मथुरा की तरफ, मथुरा कन्नौज की तरफ को जब ये बढ़ा होगा तो वहां का एक राजा था प्रतिहार। ठीक है, वहां जो राजा था वो प्रतिहार राजा था। वो प्रतिहार राजा क्या हुआ, इसके डर से भाग गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आपसे कि कौन सा राजा जो है भाग गया आपका, कहाँ का राजा था, मथुरा कन्नौज के आसपास के क्षेत्र का राजा था। वो क्या हुआ, इसके डर से भाग गया जैसे उसे पता चला, क्योंकि वो 1000 से आक्रमण करता चला आ रहा है महमूद गजनबी। और बात तो आ गई यहाँ पे 1018 1019 की, 18-19 साल हो गए लगभग। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, वो डर के भाग गया। जब डर के भाग गया तो वहीं के राजा ना, अगर बात करूं, एक चंदेल राजा थे, इनका नाम था विद्याधर। चंदेल राजा थे, विद्याधर थे। उन्हें जब पता चली कि चंदेल राजा विद्याधर को कि जो मथुरा का राजा है, विद्याधर की बात हो रही है यहाँ पे, कि मथुरा का राजा बिना युद्ध लड़े भाग गया, तो इसने क्या करा, विद्याधर ने प्लस अपने आसपास के 10 राजाओं को और इकट्ठा करके इससे सबसे पहले इस राजा को ढूंढा और ढूंढने के बाद इसकी हत्या कर दी। बोले कि एक मुस्लिम शासक जो है हमारे यहाँ लूटपाट करने आ रहा है, हमारी प्रजा को मारने आ रहा है, और तू बिना युद्ध लड़े ही भाग गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, चंदेल राजा कौन थे, विद्याधर थे। विद्याधर ने अपने साथ में 10 राजाओं को लिया और ये सबने मिलकर पहले इस राजा को ढूंढा और ढूंढने के बाद इसकी हत्या कर दी। अब इसी से हमें एक आइडिया लग जाती है कि चंदेल का जो राजा विद्याधर था, यानी इसका मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली राजा रहा होगा। तो अगला युद्ध जो बनता है हमारा 1019 से 20 के बीच में बनेगा, क्योंकि 1019 में तो सबसे पहले इसकी हत्या कर दी इसने, और 1019 से 20 के बीच में बनेगा जो गजनबी और विद्याधर के बीच में युद्ध होगा। ठीक है, तो ये वाला आक्रमण भी तो आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। 1019 से 1020 के बीच में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है, गजनबी, और गजनबी के साथ साथ मैंने क्या कहा, विद्याधर के बीच में हुआ है। और जब इन दोनों के बीच में हुआ होगा, विद्याधर और गजनबी के बीच में, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, कोई परिणाम नहीं निकला। इतना भयंकर युद्ध रहा होगा कि जो है आपस में खूब लड़े होंगे। लड़ने के बाद जब हमने युद्ध का लास्ट में आके जीता कोई नहीं, मगर जीता भी कोई नहीं, और जीतने के बाद भी हमें ये दिखाई दिया, क्योंकि किताबें ये बताती हैं, हमें जो है इतिहास से पढ़ेंगे हम,
कि 15 किले गजनबी ने जो है विद्याधर को दिए, तो इसका मतलब विद्याधर की स्थिति ज्यादा प्रबल रही होगी, ज्यादा मजबूत रही होगी। तो इस कारण जो है क्या पता पहले ही संधि कर लिया उसने हारने से पहले। तो इस कारण जो है आपसे पूछा भी जा सकता है कि गजनबी ने 15 किले किसे दान दिए हैं, किसे दिए युद्ध के परिणाम के बाद, तो आप बताएंगे विद्याधर को जो है 15 किले दिए गए। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये भी तैयार हो जाएगा। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। धीरे धीरे अगर बात करें तो भारत पे जो है इसने अब जो है आक्रमण आगे बढ़ा होगा, और आगे बढ़ने के बाद इसने अपना 16वां आक्रमण किया होगा। और 16वां आक्रमण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1025 में किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 14वां पॉइंट है आपका, इसने 16वां आक्रमण किया है। 16वां आक्रमण कब किया है? 16वां आक्रमण किया है 1025 में, और कहाँ किया है? सोमनाथ मंदिर में किया है। और सोमनाथ मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और किसका है? भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग बनी हुई है। कहा जाता है कि उस समय ना जब सोमनाथ मंदिर की तरफ कोई आया होगा तो ये जो मंदिर था उस मंदिर के ऊपर जो एक जो है मैंने कहा जो इसकी चोटी हुआ करती होगी, तो उस चोटी पे ना सोने की बहुत बड़ी छतरी लगी हुई हुआ करती थी। आज भी छतरी लगी हुई है, आज वो सोने की नहीं है, आज केवल आर्टिफिशियल लगी हुई है। उस समय अगर राजा पूछे, अगर राजा कौन थे तो राजा बता देंगे सोमनाथ मंदिर के समय जो राजा थे और जब जिसने आक्रमण किया उसका नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम राजा थे वहां पर। जब इन्हें मालूम पड़ा तो कुछ किताबें कहती हैं भीमदेव प्रथम ने जो है साहस दिखाया, लड़ने की कोशिश करी, और कुछ ये भी कहते हैं कि भीमदेव प्रथम ने जो है कोई भी युद्ध नहीं करा। ठीक, वो भी वहां से भाग गए, हट गए। तो ऐसी कंडीशन में जब मंदिर की तरफ को बढ़ा होगा तो वहां के जितने भी गांव वाले रहे होंगे तो गांव वालों ने अपने आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करा, और अपने आप में इकट्ठा होकर लगभग बताया जाता है, किताबें कहती हैं कि 50,000 गांव वाले उस मंदिर के जो है इर्द गिर्द खड़े हो गए, मंदिर के चारों ओर खड़े हो गए, अपने घरेलू जितने भी इनके पास हथियार रहे होंगे उन्हें लेकर। ठीक है, जो भी मैंने कहा बर्तन वाले बर्तन रहे हो इनके पास, या मैंने कहा हंसी रहे हो, हंसियों के साथ साथ भाले रहे हो, तमाम छोटी छोटी जो भी औजार रहे हो, आपके चाकू वगैरह रहे हो, उन्हें लेकर जो है लगभग 50,000 गांव वाले इकट्ठे। जब इसने महमूद गजनवी ने कहा कि हट जाइए आप, तो जी बिल्कुल नहीं हटे। बोले कि कोई भी जो है मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हमारे जो है मंदिर की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। खूब समझाने के बाद भी जब ये आगे नहीं बढ़े होंगे तो इन्होंने ये मतलब हटे नहीं होंगे, तो क्या करा गजनवी ने? ये तो क्या करते थे, युद्ध की दृष्टि से आया करते थे, इनके पास तो खतरनाक हथियार हुआ करते थे, मारने का इन पे एक्सपीरियंस हुआ करता था। तो लगभग इन्होंने जो ना काटना स्टार्ट करा तो 35,000 लोगों को मारा इसने, गजनवी ने। और जब 35,000 लोगों को कत्लेआम करके जो आगे की ओर बढ़ा होगा, और जब मंदिर में घुसा तो घुसने के बाद जब इसने मंदिर में देखा कि सोने की मूर्तियां देखी और बीच में शिवलिंग देखा इसने, क्योंकि हमारे मंदिरों में हमने देखा है कि बीच में ना जो है अगर भगवान की जो मूर्ति बनी हुई है उसके इर्द गिर्द भी चारों ओर भगवान की मूर्तियां बनी होती है। उस समय सोने की मूर्तियां हुआ करती थी, उन्हें लाद कर ले गया। और जब उसने मंदिर के अंदर घुसा होगा तो जब शिवलिंग देखा तो शिवलिंग देखने के बाद इतना ज्यादा गुस्से में था ये, इसने जो है अपने हाथों में जो भी इसके हथियार रहे होंगे उन हथियारों से तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जब इसने तोड़ने के बाद जो पत्थर के टुकड़े बचे, तो पत्थर के टुकड़े जो बचे उन्हें जामी मस्जिद में लगवा दिया इसने अफगानिस्तान में जाकर। ठीक है, कहाँ लगवा दिया? उन सीढ़ियों पे लगवा दिया है जहां जो है ये लोग अपने चप्पलों को उतारते होंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कितना धर्म का विरोधी भी रहे होंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो जो सोमनाथ मंदिर के जो शिवलिंग है, शिवलिंग का जो पत्थर है वो कहाँ लगा हुआ है, तो आप बताएंगे जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा है, जहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे ये अपनी चप्पलों को उतारते हैं। उसके साथ साथ जब ये पत्थर उसे शिवलिंग को तोड़ा होगा तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी बचे होंगे, तो उन पत्थर के टुकड़ों को इसने मांस तोड़ने वालों को दे दिया। तो यहाँ से ये आइडिया लगता है कि भारत में आकर इन्होंने किस तरीके से जो है इस तरीके से एक तरीके से धर्म को तोड़ने की कोशिश करी। आगे की अगर बात करें तो बताया ये जाता है कि बाकी इसने इससे पहले जो 15 युद्ध लड़े थे उन 15 युद्धों में इसे इतना धन प्राप्त नहीं हुआ था जितना इसने यहाँ से अकेले में इकट्ठा कर लिया था। लगभग 20 लाख दिनार की बात होती है, लगभग 20 लाख दिनार इसने अकेले सोमनाथ मंदिर से जो है इकट्ठा कर लिया था। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो मैंने कहानी बता दी, 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे, 35,000 लोग मारे गए, शिवलिंग तोड़ी, वहां के पत्थर को किस प्रकार उपयोग किया, कितना धन लूटा, कितने हजार दिनार ले गया या कितने लाख दिनार ले गया। ठीक, तो ये बात आपको याद कर लेनी है। इसके बाद भीम प्रथम जो वहां के राजा थे उन्होंने इसका पुनः निर्माण भी करा दिया, मंदिर का इसका पुनः निर्माण करा दिया। निर्माण कराने के बाद में कहा जाता है कि बाद में इतिहास में जब किताबें हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुमार नामक कोई राजा रहा है, उसने भी काम कराया इसी मंदिर पर। और बहुत बाद में जब हमारा आजाद भारत हो गया, भारत आजाद होने के बाद आपसे पूछा जाएगा आजाद भारत में सब किसके कहने पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज ने जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है उसने कार्य कराया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने भी इस पर काम किया है आजाद भारत पे। ठीक है,
भारत आजाद होने के बाद भी इस मंदिर पर काम कराया गया, किसके कहने पर कराया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर कराया गया। किसने काम करा है? आप बता देंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस पर कार्य किया होगा। ठीक, यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली, 1025 तक की बात पढ़ ली। इस तरीके से धीरे धीरे इसने 1027 तक जो है भारत पर आक्रमण किया है और 1027 का इसका अंतिम आक्रमण रहा होगा। कहा यह जाता है उससे पहले जब ये आक्रमण करने आया होगा तो जब ये लूट के जब भारत में से सोना वगैरह लेके जाया करते होंगे तो पीछे जो जितने भी घोड़े वगैरह ऊंट वगैरह होते होंगे उसे ना वहां के जो जाट वगैरह मैंने कहा खोकर जाति के लोग वगैरह हुआ करते होंगे वो लूट लिया करते होंगे। और लूटने के बाद इन्होंने क्या करा? आपसे 1027 में जब लास्ट बार अंतिम आक्रमण पे आएगा ना भारत पर, ठीक है, मैं आपको 15वां पॉइंट में कर दे रहा हूं। 1027 अंतिम आक्रमण है इसका, अंतिम आक्रमण। और किसके खिलाफ किया है आप बताएंगे? जाट लोगों पर किया है। अंतिम आक्रमण हुआ इसका जाट लोगों पर। और जब ये लूट के लेकर जा रहा होगा तो लूट के ले जाने के बाद हमने देखा 1027 से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, जाट आक्रमण से पहले जब ये कभी सोना वगैरह लूट के लेके जा रहा होगा तो ले जाते समय ना पीछे से ना खोकर जातियों के लोगों ने ना उन्हें क्या करा, 2-4 ऊंट वगैरह लूट लिए होंगे। वो इस बात को सोचते थे बहुत बड़ी सेना जब लूट के लेके जा रही है तो पीछे के 2-4 ऊंट वगैरह लूट भी लोगे तो क्या होंगे। जब इसे पता चली होगी तो इसने सोचा कि अच्छा आपके जब मैं आऊंगा, जब 1027 में जब ये आया तो आने के बाद सबसे पहले उसने उन खोकर जाति के लोगों को पीटा, को मारा उन्हें, और मारने के बाद ये भारत को आगे लूटने चला गया। और जब लूट के जो आ रहा होगा तो खोकर जाति वाले लोगों ने पहले ही सोच के बैठे, बोले अब आओ अब तुमसे हम बदला लेंगे। तब उन्होंने क्या करा, इस पर आक्रमण करा। आक्रमण करने के बाद इसके चोट लग गई। चोट लगने के बाद ये चला तो गया और जाने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1027 की घटना थी ये। चोट लग गई, चोट लगने के बाद 1030 तक जो है अपने महल में रहा। जहां पे ये रहा होगा बताया गया कि भारत से इतना सोना लूट के लेके गया था, उस सोने वाले कमरे में रहा करता होगा। उसे देखते देखते 1030 में जाके इसकी पागल होके मृत्यु हो गई है। तो 16वां पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे, 1030 में पागल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, होने के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु का कारण मैंने बता दिया, आपको ये ध्यान रखेंगे। 1030 तक इसके जो है ये पढ़ने को मिलता है। इसके बाद हमसे कभी कभी कुछ चीजें पूछी जाती है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। जैसे कि पूछा जाएगा गजनबी के दरबारी इतिहासकारी रहे हैं। ठीक है, गजनबी के दरबार में इतिहासकार रहे हैं। तो अगर आपसे इतिहासकार पूछा जाए तो नंबर 1 पे आप याद कर लेंगे उतबी। उतबी क्यों याद करने हैं आपको? उतबी ने 2 किताबें लिखी। देखिए मैंने अभी यामिन करके लिखा था, यहाँ पे यामिन उर्दुला और यामिन और मिलाद करके लिखा था। तो उतबी ने भी 2 किताबें लिखी है, उसी से आप 2 धीरे से याद कर लेंगे। एक का नाम था किताब उल यामिनी और दूसरे का नाम था तारीख ए यामिनी। ठीक है, उतबी ने 2 किताब लिखी है, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। ठीक है, तो दरबारी में हमने सबसे पहले देखा उतबी ने 2 किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? किताब उल यामिनी। ठीक है, क्यों लिखी है किताब उल यामिनी? भाई यामिनी वंश की चर्चाएं कर रहा है तो यामिनी वंश की चर्चाएं कर रहा है तो यही किताब लिखेगा। एक तो हो गई किताब उल यामिनी और एक हो जाएगी तारीख ए यामिनी। ठीक, तारीख ए यामिनी। एक बात आपको ये याद कर लेनी है। देखिए उतबी किसका दरबारी कवि था? आपसे ये पूछा जाएगा तो तुरंत बता देंगे उतबी जो था दरबारी कवि था किसका? महमूद गजनबी का रहा होगा। ठीक, गजनबी के साथ में ही ना 11वीं शताब्दी के आसपास की अगर बात की जाए, अलबरूनी भारत आया है। अब आपसे पूछेगा अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो आप बताएंगे गजनबी के साथ आया है। और गजनबी के साथ जब भारत आया होगा तो उसने भी एक किताब लिखी, उसका नाम था किताब उल हिंद। किसने लिखी है? अलबरूनी ने। आपको देखो ध्यान रखने वाली बात है, अलबरूनी आया, अलबरूनी उसने कौन सी किताब लिखी? किताब ए हिंद। अब किताब हिंद के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि किताब हिंद में किस बात की चर्चा है। किताब उल हिंद कर लें या किताब ए हिंद कर लें, किताब उल हिंद करके पढ़ें आप, क्योंकि किताब उल हिंद करके ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसमें अगर पूछे तो आप बता देंगे जो भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय सामाजिक संस्कृति उस समय जो रही होगी उसकी जानकारी इसमें मिलती है। ये पहला ऐसा शासक था, देखिए पहला ऐसा सुल्तान था जिसने पुराणों का अध्ययन कराया। ये पहला ऐसा मुसलमान था। आपसे पूछा जाएगा महमूद गजनबी के बारे में, आपसे पूछेगा कि पहला मुसलमान कौन है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, तो आप तुरंत बता देंगे पहला पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान जो था वो कौन था? महमूद गजनबी था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। ये पॉइंट भी लिख दे रहा हूं आपको मैं। पुराणों का अध्ययन
करने वाला पहला मुसलमान। इससे पहले किसी मुसलमान ने प्राणों का अध्ययन ही नहीं किया है। ठीक है, तो मुसलमान इससे पहले ज्यादातर आए भी नहीं थे। ठीक है, जो आए थे अब आना स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले आक्रमण हमने बता दिया कि किनका हुआ, अरबवासियों का हुआ। उसके बाद जो हमें देखने को मिला कौन है, ये तुर्की है आपके। और धीरे धीरे अभी हम एक मोहम्मद गौरी के बारे में कल के लेक्चर में और पढ़ेंगे। उसके बाद तुर्कियों के बारे में भी चीजों को खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। एक राजा, एक और इसके बारे में पूछा जाता है, फिरदौसी के बारे में पूछा जाता है। तो फिरदौसी भी इसी के समय में आया था, इसी के दरबार में रहा करता था। ठीक है, फिरदौसी कौन है? फिरदौसी वही है जिन्होंने शाहनामा के लेखक है। इसे पूर्व का होमर भी कहते हैं। ठीक है, तो 20वां पॉइंट आपका मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिरदौसी भी इसी के समय का दरबारी कवि था इसका, फिरदौसी। और फिरदौसी कौन था? फिरदौसी के बारे में हमने क्या चर्चा करी? हमने कहा कि शाहनामा का लेखक है, वो पूर्व का होमर कहते हैं। इसने जो है शाहनामा नामक पुस्तक लिखी है, भविष्य में आगे जाके लिखेगा। और उसके बाद जो है पूर्व का होमर भी इसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है पूर्व का होमर किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे फिरदौसी को कहते हैं। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक और के बारे में मुझे ध्यान आ रहा है, एक और बता दे रहा हूं मैं आपको। उसका नाम था बेहाकी। बेहाकी जो थे उन्होंने लिखा था तारीख सुबुक्तगीन की रचना की है। बेहाकी ने किसकी रचना की है? तारीख सुबुक्तगीन की रचना की है। आप लिख लेंगे। और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट बताता चलता हूं आपको। संस्कृत मुद्रा लिखने के साथ साथ गजनबी ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। संस्कृत में मुद्रा लिखवाई थी, उसके साथ साथ चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। आशा करता हूं महमूद गजनबी के बारे में या यामनी वंश के बारे में आज मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी। और उसके बाद अगर बात करें, कल बात करेंगे हम मोहम्मद गौरी के बारे में। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।